हेलो डियर, जैसा कि आप लोग को पता है कि आज आपका दूसरा दिन है इस सप्ताह में, तो मेरा भी दूसरा जो है सब्जेक्ट के ऊपर लेकर आए हैं जीएनएम थर्ड ईयर MSN2 यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 का नाम है ENT डिसऑर्डर। ENT डिसऑर्डर का मतलब होता है ईयर नोज थ्रोट से, इस तीनों से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ENT स्पेशल चैप्टर है। ओके, अब इससे पहले मैं आपको ओटाइटिस मीडिया पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। ओटाइटिस मीडिया बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए, होता यह है कि 5 नंबर में अगर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये सब 2 प्रश्न जो आज हम लेकर आए हैं, एक साइनोसाइटिस लेकर आए हैं और एक मेनियर्स रोग लेकर आए हैं। यह दोनों प्रश्न आपके 5 नंबर में पूछ सकते हैं, तो इसके लिए महत्वपूर्ण है, समझिएगा अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यूनिट नंबर 5 से MSN2 मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 हिंदी इंग्लिश सब में दिया गया है। देखिए, अब आपको यहाँ पे बीमारी सब शुरू हो चुका है, ठीक है। अलग अलग बीमारी सब आपको पता होगा। तो बीमारी, कोई भी बीमारी पूछेगा ना, तो पहले पूछेगा कि वह होता क्या है, उसका कारण पूछेगा, लक्षण पूछेगा, उसका निदान पूछेगा और उसका प्रबंध पूछेगा। इतना सारा चीज़ जो है आपसे पूछेगा ही पूछेगा, कोई भी बीमारी पूछेगा तो, ठीक है। तो उसका स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। पहले कोई बीमारी होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, रीजन होता है। अब कोई ना कोई कारण होता है तो उस बीमारी का कोई ना कोई लक्षण भी होता है। जब बीमारी हो जाता है तो उसका लक्षण भी लिखेंगे। अब लक्षण हो जाएगा तो उसके बाद उसका डायग्नोस्टिक निदान भी होता है, उसका जांच वगैरह किया जाता है, ठीक है। अब जांच वगैरह हो जाता है तो हम उसका प्रबंध करते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बीमारी के प्रबंध हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला प्रबंध मेडिकल प्रबंध होगा, चिकित्सीय प्रबंध, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के दवाई जो ज़रूरत होगा वो दिया जाएगा। उसके बाद अगर इसमें सर्जरी संभव है तो सर्जिकल प्रबंध होगा, सर्जरी का नाम लिखेंगे कि कौन कौन से सर्जरी यहाँ पे होगा। और तीसरा होगा जो हमें नर्सिंग प्रबंध होगा, और यह एक नॉर्मल से लेकर कोई भी बीमारी में नर्सिंग प्रबंध होता ही है। तो प्रबंध 3 तरह से होगा आपका किसी भी बीमारी का। और ये जो दूसरा है सर्जिकल, यह उस बीमारी के हिसाब से होगा। अगर उसमें सर्जरी होगा, संभव है, तो सर्जिकल प्रबंध भी लिखेंगे, कौन सा सर्जरी होता है ये भी लिखेंगे। ओके, चलिए, ये हो गया। अब है मेनियर्स रोग होता क्या है, पहले समझिएगा माय डियर। यह एक रोग है, यह कान का एक रोग है जिसमें यह इंटरनल रोग होता है, ठीक है। जिस प्रकार से ओटाइटिस मीडिया मध्य कान में होने वाला रोग था, उसी प्रकार से मेनियर्स जो है यह होता तो कान में ही है, लेकिन इंटरनल ईयर को यह प्रभावित करता है, कान के आंतरिक भाग को, ठीक है। इसमें एक इंडोलीफ होता है। ये हमारे कान में एक द्रव होता है जिसे हम लोग इंडोलीफ कहते हैं। और यह इंडोलीफ कहाँ होता है, इंटरनल ईयर में भरा होता है। अब मान गए आँख में भी हमारा द्रव होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। कान में भी हमारा द्रव है, नाक में भी जो है निकलता है, उसमें भी द्रव मौजूद होता है। तो सभी गुहा में, जितने भी गुहा हैं हमारे शरीर में, सभी गुहा में द्रव जो है जमा रहता है। अब उस गुहा में अगर द्रव बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तो वह प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से अंतःकरण में जो भरे होने वाला जो द्रव होता है वह इंडोलीफ होता है। अब इस इंडोलीफ की मात्रा असंतुलित हो जाती है, मतलब बैलेंस नहीं रहता है, तो इसमें तेज चक्कर आता है, सेवियर वर्टिगो आता है, धीरे धीरे सुनाई बंद हो जाता है, हियरिंग लॉस होता है और कानों में घंटियाँ बजना यानी टिनिटस जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। क्या आप लोग समझे? आप लोग यही समझे मेनियर्स रोग एक इंटरनल कान का रोग है। जो इंटरनल कान में इंडोलीफ नामक एक द्रव भरा होता है, इस द्रव में असंतुलन होने के कारण कानों में जो है क्या होता है, प्रॉब्लम होता है इंटरनल ईयर में, जिससे व्यक्ति को तेज चक्कर आता है, सीवियर वर्टिगो होता है, धीरे धीरे सुनाई देना बंद होने लगता है क्योंकि कान का संतुलन बिगड़ने लगता है, द्रव बहुत ज़्यादा असंतुलित हो जाता है, ठीक है। साथ में कानों में घंटियाँ बजना, टिनिटस। तो यह 3 मुख्य लक्षण है जो कि मेनियर्स रोग का होता है। समझ गए चीज़ को? तेज चक्कर आना, धीरे धीरे सुनाई बंद होना और कानों में घंटियां बजना, यह 3 मुख्य लक्षण मेनियर्स का होता है। ओके, अब देखिए माय डियर, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यही मेनियर्स रोग है। माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए, ये जैसे कान का संरचना है, ठीक है। कान का संरचना है, ये कान का बाहर वाला भाग है, ठीक है। यही हमारा ईयर कान है, यहाँ पे मिडिल ईयर होता है, ठीक है ना। तो आप लोग को समझना होगा कि ये हमारा इनर ईयर है, ठीक है, यह कान का आंतरिक भाग है। तो यहाँ पे होता यह है कि द्रव जो इंडोलीफ होता है उसका मात्रा जब असंतुलित हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो कान में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, जिससे क्या होगा, चूँकि कान से हमारा
संतुलन भी बनता है। तो जैसे ही कान में यह प्रॉब्लम आएगा, इंडोलिफ का संतुलन गड़बड़ा जाएगा। इंडोलिफ क्या है? एक तरल है, एक द्रव है कान में, जिसमें असंतुलन होने के कारण व्यक्ति को तेज चक्कर आता है, धीरे धीरे सुनाई देना बंद होने लगता है और व्यक्ति को घंटी की आवाज़, टिनिटस की तरह आवाज़ आता है। चीज़ों को समझ गए? यही हमारा इंटरनल ईयर में होने वाला प्रॉब्लम होता है, यहीं पर यह समस्या होता है। समझ गए चीज़ों को? चलिए माय डियर, आप लोगों को समझना पड़ेगा स्टेप बाई स्टेप। अब यहाँ से ज़्यादातर आपको बीमारी ही पढ़ना रहेगा, चाहे चाइल्ड हेल्थ हो, चाहे मेडिकल सर्जिकल 1 हो या 2 हो या मेंटल हेल्थ हो। ठीक है, इस सब में आपको अब ज़्यादातर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह 1, 2, 3 चैप्टर तक ही है। उसके बाद तमाम तरीके के बीमारी के बारे में ही हमको जानना है। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी आपको बीमारी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं 10-10 नंबर में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको कोई भी बीमारी का पहले वो होता क्या है, उसका कारण क्या होगा, उसमें क्या लक्षण दिखते हैं, उसका जो है निदान क्या होगा और उसका जटिलता क्या होगा, उसका प्रबंध क्या होगा। प्रबंध में 3 होता है, आप लोग को अभी बताए हैं। तो इतना स्टेप आपको किसी भी बीमारी का याद करना पड़ेगा, तब जाके आप लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छे से जवाब दे पाएंगे। जैसे मेनियर्स रोग का अभी हम यहाँ पे कारण देखने वाले हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं मेनियर्स। तो मेरे डियर, जो मेनियर्स रोग होता है इसका कारण आप लोग देख लीजिए। जैसे जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसका डिसफंक्शन होना, मतलब उसमें कोई समस्या आ जाना, मतलब स्वायत्ता तंत्रिका जो है, स्वायत्ता जो तंत्रिका तंत्र है उसमें विकार उत्पन्न होना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में समस्या आना। हाइपर सेंसिटिविटी, अति संवेदनशीलता होना, यह भी कारण बन सकता है। उसके बाद है प्रीमेंस्ट्रुअल एडिमा, मतलब मासिक धर्म से पहले जो सूजन आ जाता है वह सूजन इसका कारण बन सकता है। अंतःकरण की रक्त वाहिनियों में अस्थायी कंट्रैक्शन होना, कंट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि अवरुद्ध होना। ठीक है ना, कंस्ट्रिक्शन मतलब अवरुद्ध होना, मतलब जो इनर लेयर, इनर जो ईयर है, कान है, उसमें चूँकि सभी भागों में रक्त वाहिका होता है तो उसके रक्त वाहिना, अंतःकरण के रक्त वाहिनी में अस्थायी रूप से कंस्ट्रिक्शन होना, मतलब उसमें सिकुड़न हो जाना। ठीक है, गुर्दा रोग, किडनी रोग इसका कारण हो सकता है। हाइपोथायराइड मतलब थायराइड का समस्या हो सकता है। तो माय डियर, ये सब कारण हैं, आप लोग देख लीजिए कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का डिस्फंक्शन होना, अति संवेदनशील होना, मासिक धर्म से पहले का सूजन हो जाना, अंतःकरण के रक्त वाहिनियों में अस्थायी कंस्ट्रिक्शन होना, किडनी डिजीज और हाइपोथायराइज्म, ये सब कारण हो सकते हैं मेनियर्स रोग का, जो व्यक्ति में मेनियर्स अंतःकरण के रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए लक्षण क्या होते हैं माय डियर इसमें। तो इसमें 3 मुख्य लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो कि ऊपर मैंने बता दिया आपको। यही 3 लक्षण, जैसे सेवियर वर्टिगो, तेज चक्कर आना, उसके बाद धीरे धीरे सुनाई देना बंद होना यानी बहरापन होना, और कान में घंटी बजना, टिनिटस। ठीक है, तो यह मुख्य लक्षण होते हैं। अब आप लोग जानते हैं यह 3 मुख्य लक्षण ऊपर भी देखें, यहाँ भी देखें। इसके अलावा भी कुछ लक्षण जो है व्यक्ति में हो सकते हैं, जो अलग अलग लक्षण होंगे, जैसे कान भरा हुआ लगना, फुलनेस इन ईयर। ठीक है ना, जी घबराना, उल्टी होना, क्योंकि यहाँ से संतुलन का काम होता है। जब कान में ही प्रॉब्लम होगा तो संतुलन बिगड़ेगा, जी घबराएगा, उल्टी होगा। ठीक है ना, चक्कर आना, ठीक है, जीडीनेस, अत्यधिक पसीना आना, डायफोरेसिस होना, कान, आँखों में अनैच्छिक गति, ठीक है ना, आँखों में भी गति आ जाएगा। उसके बाद है संतुलन बिगड़ने लगेगा और डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण हो सकता है। तो ये सब अन्य लक्षण होता है जो उसके साथ उत्पन्न होता है व्यक्ति में। ओके, चीज़ों को समझ गए। अब हम लोग, ये तो अन्य लक्षण हो गया। अन्य लक्षण में नॉर्मली कान में समस्या होने से आपके अंदर क्या क्या महसूस आप कर सकते हैं, तो अन्य लक्षण में वो चीज़ को आप लिख सकते हैं। नॉर्मली बात है कि कान में प्रॉब्लम आता है तो कान भरा हुआ महसूस होता है, जी घबराता है, उल्टी होता है, ठीक है ना, संतुलन बिगड़ने लगता है, आदमी को चक्कर आने लगता है। तो ये सब अन्य लक्षण होते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे डायग्नोसिस, निदान देखते हैं। निदान का मतलब होता है कि कौन कौन से इसमें टेस्ट जो है हो सकते हैं। तो चूंकि यह कान का इंटरनल प्रॉब्लम है तो देखिए कौन कौन से टेस्ट इसमें संभव है। लक्षणों की उपस्थिति की जांच, जैसे कान भरा हुआ होना, चक्कर आना, ठीक है, सुनाई कम देना, तो ये सब लक्षण है। तो पहले लक्षण की जाँच की जाएगी, चूँकि एक ही अंगों में अलग अलग जो है क्या होते हैं, समस्या होते हैं। जैसे कान ही है तो कान में बहरापन होगा, ठीक है, कान में ओटाइटिस मीडिया भी होगा, कान में जो है आप के मेनियर्स रोग भी होंगे। तो अलग अलग रोग हो सकते हैं, तो इसका लक्षण के आधार पर जांच किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्लड का जांच किया जाता है। उसके बाद ऑडियोग्राम, ऑडियोग्राम से ध्वनि सुना जाता है कि व्यक्ति का कितना ज़्यादा हियरिंग पावर है, ऑडियोग्राम। ठीक है, उसके बाद ईएनजी होता है जो कि ठीक है ना, इलेक्ट्रोनाइस्टेमोग्राफी, ईएनजी होता है। ठीक है, उसके बाद है
इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी, ठीक है, इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी, ओके। एक्सरे है, सीटी स्कैन है, तो ये सब के सब आपके निदान होते हैं, ये सब को आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए, क्या हो गया, इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी, ईएनजी, ऑडियोग्राम, ब्लड टेस्ट, लक्षणों की जांच, एक्सरे, सीटी स्कैन, ये सब जो है आपके निदान टेस्ट डायग्नोसिस होते हैं, ओके। अब हम लोग को प्रबंध बताना है, तो मैं आप लोग को पहले ही बताया कि प्रबंध हम लोग 3 तरीके से लिखेंगे। पहला मेडिकल प्रबंध, तो किसी भी बीमारी के लिए ही होता है, किसी भी बीमारी में तो हम दवाई दे ही सकते हैं ना, तो दवाई तो चिकित्सीय प्रबंध में हो ही जाएगा। दूसरा जो प्रबंध देखेंगे वो ये देखेंगे कि इसमें सर्जरी होता है कि नहीं, अगर सर्जरी होता है तो उसका सर्जरी का नाम लिखेंगे, ठीक है, कि हाँ इसके लिए ये सर्जरी होगा। अगर सर्जरी नहीं होगा तो दूसरा पॉइंट उड़ जाएगा। फिर तीसरा नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे, जो कि सब में लिखाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से प्रबंध में पहला मेडिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट में जैसे चक्कर आने के दौरान एट्रोपिन और एपाइनेफ्रिन दी जाती है पेशेंट को, चूँकि चक्कर आता है, सीवियर वर्टिगो होता है, गंभीर चक्कर आता है, तो इसमें जो है पेशेंट को हम दवाई देंगे, एट्रोपिन और एपाइनेफ्रिन जो है दवाइयाँ देंगे, ठीक है। दूसरा है, उसके बाद है दूसरा है रोगी को एंटीहिस्टामिन एवं मिल्ड सीडेटिव भी दिए जाते हैं, जैसे डाइमहेड्राइनेट और फेनोबार्बिटोल और डाइजापाम। डाइजापाम क्या है, सीडेटिव दवाइयां हैं जो व्यक्ति को शांत करता है, गतिहीन करता है, ठीक है, तो यह जो है व्यक्ति को सीडेटिव दवाइयां हैं। और एंटीहिस्टामिन में क्या दिया जाएगा, ठीक है ना, डाइमीहाइड्रीनेट, ठीक है, डाइमेहाइड्रेनेट, फेनीबार्बिटोल एंटीहिस्टामिन, और यह आपका सीडेटिव है। तो ये दवाइयाँ क्यों दिया जाता है, ताकि व्यक्ति शांत रहे, व्यक्ति का जो समस्या है, चक्कर है, उसमें बेचैनी ना हो, तो इसके लिए डाइजापाम दिया जाता है। रोगी को अन्य दवाइयाँ भी दिया जा सकता है, जैसे डाइफेनाइड, ठीक है ना, डाइफेनहाइड्रामाइन और मेस्लिनिजाइन और डाइजापाम, यह अन्य दवाइयाँ हैं जो पेशेंट को हम उसको दे सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। क्या है, डाइफेनहाइड्रामाइन और मेक्लीजाइन, ठीक है, मेक्लीजाइन याद रखिएगा। ओडीमा को कम करने के लिए डायूरेटिक्स देना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऊपर में देखे हैं कि मेंस्ट्रुएशन से पहले एडीमा आना, सूजन होना इसका कारण बनता है, तो सूजन अगर हो रहा है तो उसे डायूरेटिक देंगे जो सूजन को कम करता है। रोगी को भोजन में नमक की मात्रा कम कर देनी चाहिए, ठीक है। रोगी को तरल पदार्थ की मात्रा भी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि तरल के बढ़ने से ही यह समस्या होता है, तो तरल का भी कम करेंगे, सोडियम का भी कम करेंगे, सोडियम क्लोराइड, नमक का, ठीक है ना। ओडीमा को कम करने के लिए डायूरेटिक्स देंगे। अन्य दवाइयाँ में डाइजापाम, मेक्लीजिन, ठीक है, और डाइफेनिहाइड्रामाइन और फेनीबार्बिटोल और डाइजापाम, ये सब तो एंटीहिस्टामिन और सीडेटिव है, ठीक है। आप चाहें तो दर्द के लिए 7वां पॉइंट में लिखिएगा, दर्द के लिए एनाल्जेसिक भी देंगे। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो क्या करेंगे, एपॉइड एनाल्जेसिक भी देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए सर्जिकल प्रबंध में क्या क्या लिखेंगे हम लोग, तो सर्जिकल प्रबंध चूँकि यहाँ पे संभव है, सर्जरी संभव है, तो इसलिए सर्जिकल यहाँ पे प्रबंध होगा। सर्जिकल प्रबंध में मेरे डियर क्या क्या होंगे, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे चूँकि इस बीमारी में सर्जिकल प्रबंध, सर्जरी संभव है, इसलिए सर्जिकल मैनेजमेंट हम लोग लिखेंगे, ओके। यदि ड्रग थेरेपी लाभदायक नहीं होती है तो शल्य चिकित्सा की जाती है। बातें को समझ रहे हैं, अगर दवाई से ठीक नहीं होता है तो क्या किया जाता है, चूँकि दवाई क्या है, तो दवाई अगर मान गए जो इंडोलिफ बन रहा है ज़्यादा असंतुलित है, तो इंडोलिफ किस कारण से बन रहा है पता चलेगा तब ना। अगर मान गए दवाई दे रहे हैं तो दवाई तो चक्कर के लिए है, दर्द के लिए होगा, ठीक है ना, ये सब के लिए होगा, लेकिन उसका बनने को तो मात्रा को रोक नहीं रहा है। तो जब ना रोकेगा और किस कारण से है, तो दवाई अगर कारगर नहीं होगा तो सर्जरी ही किया जाएगा, ठीक है। रोगी को प्रभावित लैब्रिन्थ को हटा दिया जाता है, इसे लैब्रिन्थेक्टोमी कहा जाता है। अब होता यह है कि जो लैब्रिन्थ होता है कानों में, कान का एक हिस्सा होता है, अगर ये लैब्रिन्थ जो है प्रभावित है इस क्षेत्र से और लैब्रिन्थ जो है प्रॉब्लम कर रहा है, तो लैब्रिन्थ को सर्जरी से हटा दिया जाता है, इसे लैब्रिन्थेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लैब्रिन्थ को, सर्जरी को लैब्रिन्थेक्टोमी कहते हैं, ओके। चलिए, सर्जरी इज परफॉर्म इज ड्यूरिंग थेरेपी इज नॉट, यही चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए इसमें कुछ खास सर्जरी भी नहीं है, बस इसमें लैब्रिन्थ जो प्रभावित है उसको हटा दिया जाएगा, और ड्रग थेरेपी अगर लाभदायक नहीं है तो इसको सर्जरी करके ठीक किया जाता है, ठीक है। चीज़ों को समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मात्र 2 ही चीज़ें था। अब नर्सिंग प्रबंध है माय डियर,
नर्सिंग प्रबंध इतना मैं आपको बता चुका हूं कि अब नर्सिंग प्रबंध बताने की ज़रूरत नहीं है। नर्सिंग प्रबंध ट्राई करके देखिएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां पे नर्सिंग प्रबंध आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा। आप चाहें तो दिमाग लगा के स्टेप बाय स्टेप जो हम बताए हैं वो भी लिख सकते हैं। अगर उसको लिखने में आपको दिक्कत हो रहा है तो नर्सिंग प्रबंध डायरेक्ट आप इसमें क्या क्या सहायता कर सकते हैं पेशेंट को, इसको जो है आपको लिख देना है। क्योंकि ये ध्यान में रखिएगा कि हम एक कान वाले मरीज, कान में समस्या वाले मरीजों को प्रबंध कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको उसका प्रबंध करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है प्रबंध उसके पेट दर्द के करने लगिएगा, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा। कान में प्रॉब्लम है तो कान में दर्द होगा, कान भारीपन लगेगा, पेशेंट बेचैन होगा, तो ये सब के लिए आप प्रबंध कीजिएगा, ठीक है ना। सर्जरी हुआ है तो सर्जरी के बाद आप क्या कीजिएगा, तो ये सब जो है आप प्रबंध में लिख दीजिएगा। अगर आपको कम पॉइंट बाई पॉइंट दे के नहीं लिखने आता है तो डायरेक्ट आप चाहें तो इसमें 15-20 पॉइंट आराम से आप लिख सकते हैं अपने दिमाग को लगाकर। हम PDF डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसको कर लीजिएगा। बहुत बार करा चुके हैं तो अब उम्मीद ज़्यादा हम ये नहीं रखते हैं कि आपको ये सब चीज़ें बताया जाए नर्सिंग प्रबंध सभी में, क्योंकि नर्सिंग प्रबंध बीमारी के हिसाब से आप देते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छे से डील करके लिखते हैं नर्सिंग प्रबंध को, ठीक है। यही चीज़ें हैं। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है इसी चैप्टर का है साइनोसाइटिस, और यह भी जो है हमारा क्या है, ENT नाक से रिलेटेड समस्या है, ठीक है। तो चूंकि हमको ईयर और नोज और थ्रोट सब पढ़ना है, तो ईयर वाला से संबंधित जो महत्वपूर्ण 2 प्रश्न था ओटाइटिस मीडिया और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आज देखे हैं क्या चीज़, मेनियर्स, तो दोनों देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एन से रिलेटेड, नोज से रिलेटेड। साइनोसाइटिस क्या होता है, इसके चिन्ह, लक्षण, इसके जांच और मेडिकल व सर्जिकल उपचार लिखना है। ओके माय डियर, साइनोसाइटिस, नाक के अंदर एक साइनस सेज होता है, बहुत सारे साइनस सेज होता है अलग अलग, तो इसी का संक्रमण और पर्दा होना ही जो है साइनोसाइटिस नासा गुहिका पर्दा कहलाता है, ठीक है। साइनस को हम लोग नासा गुहिका कहते हैं, और इसमें आइटिस लग जाएगा तो वह उसका क्या हो जाएगा, पर्दा हो जाएगा। चीज़ों को समझ गए ना। चलिए माय डियर, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश दे रखा है, यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक आदमी के सामने से फेस है, ठीक है, यह जो है नाक है, ठीक है, यह नाक है, तो ये जो साइनस होता है ना, यह नाक का हमारा हिस्सा होता है। आप लोग देखिएगा तो यह एक गड्ढा सा बना होता है, ठीक है, ये गड्ढा सा होता है, ठीक है, ये गड्ढा सा होता है, इसमें एक गड्ढा सा संरचना होता है, ठीक है, ये सब गड्ढा का संरचना होता है, और ये सब साइनस होता है। इसमें क्या होता है कि द्रव जो है क्या होता है, जो हमें निकलता है नाक से, मेम्ब्रेन, झिल्ली, वो जो है इस सब में मौजूद होता है, ये सब साइनेसेज में, मतलब ये सब वाले जगह में, ठीक है। नॉर्मली जब इस स्ट्रक्चर को आप लोग देखिएगा ना, तो यह सब एक खांचनुमा बना होता है, एक खांचनुमा गहरा जो है संरचना होता है, यही हमारा साइनोसाइटिस होता है। तो यह दोनों भौं के साइड में भी होता है, दोनों भौं के ऊपर से, और नाक के दोनों साइड से बगल होते हुए नाक के सामने वाला पार्ट में भी होता है, और नीचे से दोनों साइड में नाक के भी होता है, ठीक है ना। यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, ऊपर में भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, तो यही कुछ इसका संरचना होता है, यही साइनस होता है, ठीक है। अब इसी साइनस में क्या होता है माय डियर, देख सकते हैं, यह फोंटेल मतलब आगे के खोपड़ी वाला साइनस होता है, यह एस्फेनोइड साइनस है, ये वाला देख सकते हैं ना, हल्का हल्का है ना, ये वाला साइनस है ना, दोनों आँख के बगल में, ठीक है ना। उसके बाद एथोमोइड साइनस, नीचे वाला एथोमोइड होता है, ऊपर वाला एसेफेनोइड होता है। उसके बाद यह स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना, सेप्टम होता है, एसेप्टम होता है, और ये होता है मैक्सिलरी साइनस, ये होता है मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। तो नाम याद है। अब देखिए इस बगल अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल क्लीन है, फ्रेश है साइनस, ठीक है ना। और लेकिन इस बगल देखिए पीला पीला सा है ना, इसमें पीला पीला सा भरा है ना, तो यही इन्फ्लामेटेड, इसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस जो है भर जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है और इसमें सूजन आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम इन्फ्लामेटेड साइनस कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका प्रकार क्या होगा, मैं आपको पहले बताया कोई भी रोग होता है तो वह एक एक्यूट होता है और एक क्रॉनिक होता है। एक्यूट मतलब कम अवधि का लेकिन अचानक से जो है प्रभावित करने वाला होता है, तो इसका अवधि कम होता है, 1 से 2 सप्ताह में यह जो है ठीक हो जाता है, कौन, एक्यूट वाला। दूसरा है क्रॉनिक साइनोसाइटिस, यह 3 सप्ताह से भी अधिक समय तक रहता है, ठीक है, एवं इसमें गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। क्रॉनिक वाला गंभीर होता ही है क्योंकि यह जल्दी जाता नहीं है समस्या, यह लंबे समय तक खींचता है, और कोई भी बीमारी अगर लंबे समय तक खींचता है तो व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता ही है। तो प्रकार में 2 प्रकार के समझ लिए। चलिए
कारण क्या होता है माय डियर, कारण यही होता है कि अलग अलग जो है संक्रमण के कारण ये चीज़ें हो सकते हैं। जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा संक्रमण, माय डियर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा संक्रमण इसका कारण हो सकता है। उसके बाद है मोरेक्सेला कैटारहेलिस संक्रमण हो सकता है, ठीक है ना। मोरेक्सेला कैटारहेलिस इन्फेक्शन इसका कारण बन सकता है। स्ट्रेप्टोकोकाई इसका संक्रमण का कारण बन सकता है। नासापट्टी का विकृति, मतलब जो नासापट्टी होता है, नजल जो सेप्टम है, इसमें डेविएशन चोट उठ लगने से जो है हो सकता है। नाक में पॉलिप होना, ठीक है ना, नाक में जो है पॉलिप होना, समझ गए ना। एलर्जी होना, जुखाम होना, स्टेरॉयड का अधिक सेवन करना, नाक में नली डालना। अगर आप नोजोगैस्ट्री एनजी ट्यूब डालते हैं और इसमें अगर एनजी ट्यूब अगर आपके साइनस में पहुंच जाएगा तो साइनस को क्षतिग्रस्त कर देता है, उसी को साइनोसाइटिस कहते हैं। कीमोथेरेपी से इसका रिएक्शन हो सकता है। तो माय डियर ये जो साइनोसाइटिस है, ये जो साइनस सब है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, चाहे बीच में ये वाला ये वाला या ये वाला ये वाला या ये वाला, ये जो साइनस जो देख रहे हैं ये वाला रेड कलर से जहाँ जहाँ लाइनिंग है, यह व्यक्ति के सामने फेस में नाक के आसपास जो है एक गड्ढा संरचना होता है। इसी प्रकार से यही जो है हमारा साइनस होता है। और इसी साइनस में अगर बहुत ज़्यादा द्रव भर जाए, कोई इन्फेक्शन संक्रमण हो जाए, सूजन हो जाए किसी कारण से, तो यही इसका जो है क्या हो जाता है, प्रदाह और संक्रमण हो जाता है। ठीक है, दो प्रकार के होता है। इसके कारण में अलग अलग जो है जीवाणु हो सकते हैं, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा संक्रमण हो सकता है, मोरेक्सेला कैटारहेलिस हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकी संक्रमण हो सकता है, नेजल सेप्टम डिविएशन मतलब नासापट्टी का विकृति या चोट उठ लगने से नासापट्टी जो है गड़बड़ हो जाता है, नाक में पॉलिप होना, एलर्जी होना, जुखाम होना, स्टेरॉयड का अधिक सेवन करना, एनजी ट्यूब डालने से प्रॉब्लम हो सकता है, और रसायन उपचार भी प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो कारण देख लिए। देखिए कोई भी बीमारी का जब तक बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको उससे रिलेटेड चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा, माइंड में दिखाना पड़ेगा कि कारण में, इसका कारण में क्या होगा, बीमारी क्या है, इसका कारण में क्या क्या होगा। तो चूंकि यह एक संक्रमण और पर्दा है, तो जानते हैं कि संक्रमण सूक्ष्म जीवों से होता है, तो उसके लिए मोरेक्सेला कैटारहेलिस इन्फेक्शन है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है, स्ट्रेप्टोकोकी इन्फेक्शन है, और साथ में नजल पट्टी का विकृति भी है। तो वो सब आपको लिखना है। ठीक है, देखिए संक्रमण होगा जो सूक्ष्म जीव से होगा, और प्रदाह जो होगा, जो सूजन और जो दर्द होगा, वह चोट लगने से भी हो सकता है। ठीक है ना, उसके बाद अन्य कारणों से भी जो है सूजन और दर्द उत्पन्न हो सकता है। तो प्रदाह का संक्रमण भी कारण हो सकता है और चोट भी कारण हो सकता है। ठीक है, या कोई और चीज़ों का रिएक्शन भी कारण हो सकता है प्रदाह होने का, लेकिन संक्रमण तो सिर्फ सूक्ष्म जीवों से ही होता है। ठीक है ना, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंगस हो, अलग अलग। ठीक है ना, चलिए अब हम इसके लक्षण को देखेंगे। जैसे ही समझिए आपके नाक के साइनस में प्रॉब्लम आएगा तो क्या क्या होगा, नाक बंद होने लगेगा, नजल कंजेशन होने लगेगा, छींके आने लगेगा, स्नीजिंग होने लगेगा, बुखार आने लगेगा, सिर दर्द होने लगेगा, गले में दर्द होगा, ठीक है, आँखों के चारों ओर सूजन आने लगेगा, नाक में दर्द होगा, सूखी खांसी होगा, थकान होने लगेगा। तो नाक में प्रॉब्लम होने से नाक बंद होता ही है, बात सही है, लक्षण में होगा ही। छींके आएगा ही आएगा, ये भी बात सही है। बुखार भी आएगा, ये भी बात सही है। अब बुखार आएगा तो सिर दर्द तो होगा ही होगा, ये भी बात सही है। गले में भी दर्द हो सकता है, चूँकि साइनस गले से भी संपर्क में रहता है। ओके, आँखों के चारों ओर सूजन बन जाएगा, चूँकि देखें कि ऊपर में और नीचे में भी जो है होता है। नाक में दर्द होना भी इसका रीजन है, सूखी खांसी होना भी इसका रीजन हो सकता है लक्षण में, और फैटिग मतलब थकान होना भी ये जो है हो सकते हैं। तो देख सकते हैं, देख सकते हैं ना, एक दूसरे से रिलेटेड होता है लक्षण में। अब जैसे बुखार किसी को होगा तो हेडेक तो होता ही है बुखार में, तो हेडेक भी उसका एक लक्षण हो जाएगा। ठीक है ना, अब बुखार आता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेचैन भी होने लगता है, जब गहरा बुखार आ जाता है तो बेचैनी भी एक लक्षण हो जाएगा। तो लक्षण एक दूसरे से रिलेटेड होता है और उसको भी लिखना पड़ता है, और ट्रीटमेंट भी उसका करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ये चीज़ें होता है। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो लक्षण देखता है कि किन लक्षण से हुआ है, तो पहले उस लक्षण को क्या करता है, उसमें जो जो लक्षण होता है सभी लक्षण की दवाई नहीं देता है। ऐसा थोड़ी ना है कि घाव हो गया है तो सिर्फ घाव सूखने का ही दवाई देता है। घाव हो गया है, हम मानते हैं बात को, ठीक है ना। ठीक है, बाकी हमारी बातों को आप समझ गए होंगे कि जितना भी उस बीमारी में संबंधित लक्षण दिखेगा सबको लिखना है, और जो जो मेन लक्षण होगा वो तो होगा ही होगा। ठीक है।
चलिए अब इसका निदान देखते हैं, डायग्नोसिस देखते हैं कि अगर किसी को साइनस यानी नाक में प्रॉब्लम आएगा तो उसको हम कैसे डायग्नोस्टिक करेंगे, कौन कौन। तो सबसे पहले चूंकि यह एक संक्रमण है तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि पहला इतिहास क्या है। लक्षणों की उपस्थिति का जांच किया जाएगा कि क्या क्या लक्षण इसमें होते हैं। ओके, नजल इंडोस्कोपी, नाक में इंडोस्कोपी किया जाता है और पता किया जाता है कि जो साइनस है उसमें कहाँ कहाँ क्षतिग्रस्त हुआ है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, इंडोस्कोपी। ठीक है, एंट्रल पंक्चर किया जाता है, ठीक है, पंक्चर किया जाता है, यूएसजी किया जाता है, सीटी स्कैन हो सकता है, एक्सरे हो सकता है। तो आपको नॉर्मली इसमें नोजल इंडोस्कोप एंट्रल पंक्चर ये दो नया है, इसको याद रखिए, बाकी तो ये सब जानते ही हैं। समझ गए ना चीज़ को। चलिए निदान हो गया। अब किसी भी बीमारी का निदान हो गया, टेस्ट हो गया, तो उसको उपचार की तरफ चलते हैं, डॉक्टर उपचार करते हैं। तो रोगी को नेजल डीकॉन्जिनेस्ट दिए जाते हैं। अगर आप व्यक्ति को नाक बंद हो गया है तो उसको उपचार में नाक को खोलने के लिए नजल डीकॉन्जेस्टेंट देते हैं, ठीक है, कि नाक जो है एडजस्ट हो सके। रोगी को स्टीम इनहेलेशन कराते हैं। अगर रोगी में कोई संक्रमण से समस्या है साइनस का तो उसमें स्टीम इनहेलेशन कराएंगे, स्टीम गर्म भाप देंगे और उससे जो है फ्रेश होता है, क्लीन होता है, सूक्ष्म जीव जो है मरता है। ठीक है ना। तीसरा प्रबंध देखिएगा, रोगी को एंटीबायोटिक्स दी जाती है संक्रमण के लिए, जैसे एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, ट्राइमेथोप्रिन और सल्फेतामेजोलम। ठीक है, सल्फेमेथोजोलम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद रोगी को सीवियर साइनोसाइटिस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एवं एंटीहिस्टामिन दिए जाते हैं, जैसे डेक्सोना और फेक्साफेनाडिन। फेक्साफेनाडिन एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ हैं और एस्टेरॉइड डेक्सोना एक एस्टेरॉइड दवा है जो सीवियर साइनोसाइटिस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी डेक्सोना देते हैं, और एंटीहिस्टामिन जो कि एलर्जी से बचाने के लिए फेक्साफेनाडिन देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये याद रखिएगा। अब मान गया, देखिए आपसे एग्जाम्पल पूछ दिया, जैसे हम लोग को फार्मेकोलॉजी भी पढ़ना है तो पूछ दिया कि एक एक उदाहरण बताए, दो दो उदाहरण बताए, और उसमें कह देगा कि एंटीहिस्टामिन का उदाहरण बताए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का उदाहरण बताए, एंटीबायोटिक का उदाहरण बताए। तो उदाहरण में भी यहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगा कि एंटीहिस्टामिन के लिए फेक्साफेनाडिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड के लिए डेक्सोना, डेक्सामेथासोन। ठीक है ना, तो ये सब एस्टेरॉइड होता है, प्रेडनिसोलोन। ओके, उसके बाद एंटीबायोटिक में एमेक्सासिलिन, ठीक है, एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, ट्रिमेथोप्रिन। ठीक है, तो ये सब होता है। तो ये हो गया हमारा चिकित्सीय प्रबंध। समझ गए। अब नर्सिंग प्रबंध में देख लीजिए, चूँकि यहाँ पे सर्जिकल उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, चूँकि संक्रमण में सर्जरी तो उतना काम करता नहीं है। समझ गए ना, यह एक संक्रमण है तो संक्रमण में सर्जरी क्या होगा, संक्रमण में तो जितना साफ सफाई, जितना दवाई इफेक्ट करेगा वही जो है संक्रमण को बचाता है व्यक्ति को। ठीक है ना, तो इसमें सर्जरी नहीं होगा। सर्जरी कोई अंग के गड़बड़ी कार्य करने से या कोई अंग खराब होने से या कोई चोट उट लगने से जो है अगर समस्या होता है तो जो है सर्जरी उस अंग का किया जाएगा। ठीक है, लेकिन संक्रमण में चूंकि सूक्ष्म जीव के कारण है तो संक्रमण में जब भी सूक्ष्म जीव नष्ट होगा तो ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगा, तो उसके लिए एंटीबायोटिक वगैरह या स्टेरॉइड वगैरह चलेगा ही, तो नॉर्मली ठीक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सर्जिकल प्रबंध नहीं है। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट है तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या होगा देख लीजिए। रोगी को वाइटल साइन चेक करते रहेंगे, रोगी को पर्याप्त आराम व नींद लेने के लिए प्रेरित करेंगे, सोते समय शांत वातावरण प्रदान करेंगे, क्योंकि नाक बंद होने से आपका या किसी का भी देखते होइएगा कि बेचैनी आने लगता है, सांस नहीं ले पाता है व्यक्ति। रोगी को बीमारी के बारे में, उपचार व बारे में जानकारी देनी चाहिए। ओके, रोगी को सर्जरी अगर हुआ है तो सर्जरी के बाद जो है रोगी को रक्तस्राव के कारण श्वास रोध उत्पन्न हो सकता है, इसलिए रोगी को फाउलर स्थिति में लिटाना चाहिए। ओके, पाँचवा है सर्जरी के बाद ड्रेसिंग प्रतिदिन बदलना चाहिए, अंदरूनी नर्सिका पट्टी को 3 दिन में बदलना चाहिए और रोगी को चिकित्सीय आदेशानुसार नियत समय पर दवाइयाँ देते रहना चाहिए। तो ये हमारा हो गया क्या चीज़, प्रबंध, ट्रीटमेंट, यहाँ पे सब चीज़ है। बाकी आप लोग देख लीजिए, इसके प्रबंध में, नर्सिंग प्रबंध में और सारे पॉइंट लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर सर्जरी क्यों दिया गया है, तो माय डियर मैं बता देता हूँ, अगर संक्रमण रहेगा तो उसमें कोई सर्जरी नहीं होगा, ठीक है, दवाई ही चलेगा। लेकिन अगर मान गए पर्दा है, पर्दा में चोट के कारण भी जो है गड़बड़ हो सकता है, साइनस चोट के कारण भी उसमें जो है प्रॉब्लम आ सकता है। मान गए किसी को अगर
नाक में चोट लगा और उसका इफेक्ट साइनस पर पड़ा, साइनस क्षतिग्रस्त हो गया, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? तो उसके लिए तो सर्जरी होगा ना, संक्रमण के लिए नहीं होगा, लेकिन चोट लगने से प्रदाह जो होगा उसके लिए तो होगा ना। तो चूँकि यह आइटिस लगा है तो यहाँ पे संक्रमण और प्रदाह दोनों की बातें होती है। प्रदाह में संक्रमण से भी हो सकता है और चोट से भी हो सकता है, ठीक है, या कोई और भी कारण हो सकते हैं। तो अगर मानेंगे चोट उट से अगर साइनस को क्षतिग्रस्त पहुँचा है तो अवश्य सर्जरी होगा और सर्जरी होकर ठीक किया जाएगा। तो उसको जो है सर्जरी के लिए भी आपको प्रबंध लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता दिया साइनोसाइटिस और आज हम लोग पढ़े मेनियर्स, यह दोनों प्रश्न 5-5 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है, पूछा गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा कंप्लीट, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको जो नर्सिंग प्रबंध है खुद से कंप्लीट करना चाहिए। आप एज ए नर्स क्या क्या रोगी को उस बीमारी में सहायता करेंगे, मदद करेंगे, प्रबंध करेंगे, आपके अंदर इतना तो काबिलियत होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक धन्यवाद।